बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, जुलाई की पहली तारीख। यहाँ शिकागो में दिन के 11 बजे हैं, सऊदी अरब में 7 बजे शब, मुत्तहदा अरब इमारात में 8 बजे हैं, पाकिस्तान में रात के 9 बजे हैं, भारत में इस वक्त 9:30 बजे हैं और बांग्लादेश में रात के 10 बजे हैं। और आज हम अपने मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बुध को एक इनफॉर्मल सा प्रोग्राम करते हैं और उसमें हम अपने मेहमानों को ज़रूर बुलाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपसे उनकी बातचीत कराएं। मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं फेसबुक पे इस वक्त लाइव आ गया हूँ या नहीं। कभी कभी आ ये चुके हैं, प्रॉब्लम होती है जी। अब आ चुके हैं लाइव। जी हाँ, बिल्कुल। अब तमाम सुनने वालों से हमेशा की तरह ये दरख्वास्त है कि आप अपने अपने फेसबुक पे इस लाइव प्रोग्राम को शेयर कर दें ताकि आपके जो अहबाब हैं वो भी इस प्रोग्राम को देख सकें और एंजॉय कर सकें। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, तीनों के तीनों बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से ताल्लुक़ है इनका और इस वक्त ढाका ही में मौजूद हैं। और हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि जिस मुल्क में हमारे मेहमान हैं उस मुल्क में हम आपको लिए चलते हैं। मगर आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खुद ढाका में बैठा हुआ हूँ, हैकल हाशमी साहब के स्टडी रूम में, और वहाँ पे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल इस्लाम और जलाल अजीम आबादी साहब हैं। और चूंकि अक्सरियत ढाका में है तो मैं आज तसव्वुर में अपने आप को उस ढाका में महसूस कर रहा हूँ जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ मैं बस्ता बगल में दबाकर अपने स्कूल जाया करता था और फिर मैं इंटरमीडिएट में ढाका कॉलेज में जाके पढ़ता था और जब भी वक्त मिलता था मैं मलाका सिनेमा में जाके फिल्म देख लेता था, थोड़ा सा वक्त बचाकर। तो ये मेरे आज के एहसासात हैं। और फिर मैं 1970 में मगरबी पाकिस्तान आ गया था, जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान था। वहाँ मैंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और फिर हादसात ज़माना लेकर मुझे एक और मुल्क में आ गया है। तो ये तीसरे मुल्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कभी कभी मेरे लहजे में तलखी भी आ जाती है जब तारीख को याद करता हूँ और अपने बचपन, अपनी जवानी और अब बुढ़ापे में कदम रख चुका हूँ। तो तलखी तो ज़ाहिर है, कुछ यादें वाबिस्ता हैं, मगर वही है कि प्रोफेसर इकबाल अज़ीम जो ढाका ही में थे और दर्स व तदरीस में थे, उनका शेर है कि मैं शगुफ्ता लब व गुफ्तार कहाँ से लाऊं, मैं शगुफ्ता लब गुफ्तार कहाँ से लाऊं, इश्क व रूमान के अज़कार कहाँ से लाऊं। और फिर यहाँ जब अमेरिका में दर बदर फिरता हूँ तो ये सोचता हूँ और ये कहता हूँ कि आपके शहर में रौनक तो बहुत है लेकिन, आपके शहर में रौनक तो बहुत है लेकिन अपने घर के दरो दीवार कहाँ से लाऊं। ये वो इकबाल बहुत अजीम खूब, साहब बहुत हैं खूब। जो ढाका कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के सदर भी रहे हैं। और उसके अलावा मुझे याद आते हैं डॉक्टर अंदलीब शादानी, जो ढाका यूनिवर्सिटी ही में पढ़ाते थे। और उनका एक शेर मुझे बहुत अच्छी तरह याद भी है और मैंने उनकी ज़बानी मुशायरे में ढाका में ही सुना है। और वो कहते हैं कि झूठ है सब, तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। झूठ है सब, तारीख हमेशा अपने को दोहराती है। अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो ये डॉक्टर अंदलीब शादानी हैं जो ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। फिर
سرور بارہ بنکوی کی طرف چلیے کہ جو کہتے ہیں کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، ہاں مگر ایسے بھی ہیں۔ یہ سرور بارہ بہت بنکوی خوب. کا بہت مارکت الآرا شعر ہے۔ اور پھر مجھے یاد آتا ہے میرے اپنے پروفیسر جو ڈھاکہ کالج کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، پروفیسر شمس الہدا عزیزی، جو اب اس وقت دنیا میں نہیں ہے، ان کا بھی ایک شعر مجھے یاد ہے، اکثر وہ کلاس میں سنایا کرتے تھے کہ زندگی شعلہ بھی ہے شبنم بھی ہے، زندگی شعلہ بھی ہے شبنم بھی ہے، زندگی زخم جگر مرہم بھی ہے۔ اور آج وہاں پہ ڈھاکہ میں یا بنگلہ دیش میں ایک اور بہت ہی بزرگ شاعر جو صحافی بھی تھے، شاعر بھی ہیں، اب بھی ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، احمد الیاس صاحب، ان کا بھی ایک شعر جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تازہ غزل کا ایک شعر ہے: بے سبب وہاں سے گزر جانا کوئی اچھا نہ تھا، بے سبب وہاں سے گزر جانا کوئی اچھا نہ تھا، جیتے جی بے موت مر جانا کوئی اچھا نہ تھا۔ تو یہ جو میرے محسوسات تھے یہ ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کے حوالے سے، میں نے جب وہ سرزمین چھوڑی اس وقت وہ مشرقی پاکستان تھا، لیکن اب جب میں جاتا ہوں تو ایک الگ ملک ہے، حالانکہ وہ جگہ جہاں پہ میرا بچپن گزرا۔ تو آئیے، یہ تو میں نے اپنے محسوسات آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس وقت ڈھاکہ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں اپنے مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمود الاسلام صاحب کو، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ان کا نام بھی، اور وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اردو کے استاد ہیں، اور انہوں نے ان کی جو میں نے ان کا تعارف جو دیکھا ہے، تو اگر میں ان کے تعارف پہ بات کرنا شروع کروں تو شاید پورا پروگرام بھی اس کے لیے ناکافی. موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ تو میں پروفیسر صاحب سے خود ہی کہوں گا کہ مختصراً آپ بتائیے کہ آپ ڈھاکہ کالج میں، ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو پڑھانے آئے تو یقیناً آپ نے اردو میں ماسٹرز کیا ہوگا اور آپ نے تعلیم حاصل کی ہوگی، تو کس طرح آپ کی رغبت ہوئی کہ آپ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سوالات بعد میں کروں گا، پہلے میں تعارف پر تمام مہمانوں کا کرا دوں۔ دوسرے مہمان ہمارے جلال عظیم آبادی صاحب ہیں، ان کا پورا نام سید جلال الدین احمد، یہ ایک تاجر ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ یہ تمام دنیا میں مشاعروں میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، یہ ہندوستان کے عالمی مشاعرے میں بھی گئے، یہ پاکستان کے عالمی مشاعرے میں بھی گئے، اور پچھلے ہی سال یہاں امریکہ میں بھی آئے، اور یہاں پہ کم از کم 5-6 ریاستوں میں ان کے مشاعرے ہوئے اور بہت کامیاب مشاعرے ہوئے، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو جلال بھائی آپ کو بھی خوش آمدید اس پروگرام میں۔ جی شکریہ۔ اور تیسرے ہمارے مہمان جو ہیں وہ یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ بہت ہی نوجوان مہمان ہیں ہمارے، جناب محمد مصطفیٰ ہیکل ہاشمی۔ ایک تو ان کی اپنی شخصیت بھی بہت ہی متاثر کن ہے کہ یہ ڈھاکہ میں ہی ڈھاکہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور 60 کی دہائی میں ہی ان کی پیدائش بھی ڈھاکہ میں ہوئی، اور انہوں نے ماسٹرز کیا فائنانس میں، شاید فائنانس میں اور بینکنگ میں بھی، اور پھر بینکنگ کے شعبے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اٹلی میلان بھی گئے، جہاں میری بڑی خواہش ہے کہ میلان میں اٹلی جاؤں، لیکن پینڈیمک کی وجہ سے تو اب ڈر لگتا ہے۔ اور یہ ایک ممتاز بینکار ہیں، اور اس لحاظ سے تھوڑی سی مماثلت مجھ سے ہے ان کی، اس لیے کہ میں نے بھی بینکنگ میں بہت عرصہ زندگی گزاری اپنی، اب تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ تو اور ان کی جو خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ یہ تینوں زبانوں میں ماہر ہیں، یہ اردو، بنگلہ، انگریزی، بلکہ بنگلہ میں ان کی 3 کتابیں ہیں بنگلہ کی شاعری کی،
और उर्दू में शॉर्ट स्टोरीज पे भी इनकी 3 किताबें हैं। तो मैं आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपकी तरफ चलूँगा और आपसे ही पूछूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में ये बताइए कि आप उर्दू की तरफ आए कैसे? और न सिर्फ जी आए और पढ़ा, बल्कि आपने पढ़ाना शुरू कर दिया और आपने इसमें बड़ी महारत हासिल की है। जी, शुक्रिया एहतशाम साहब। मैं अपना तारुफ एक शेर से सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। जी, बंगला ही है मदार की ज़बान, बंगला ही है मदार की ज़बान, तालीम की ज़बान उर्दू, वाह! बंगला ही में परवरिश मेरी, खुराक की ज़बान उर्दू। वाह, वाह वाह! वाह वाह, क्योंकि बहुत मैं खूब। जब जहाँ पे बहुत जाता हूँ मुझे यही पूछा करते थे कि आप उर्दू तो अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन आपकी मदरी ज़बान क्या है? आपको शायद पता है कि जब मैं एमए के तालिब-इल्म था, उस वक़्त पाकिस्तान हाई कमीशन में हाई कमिश्नर के तौर पर यहाँ पे थे करूम इलाही साहिब। जी, तो जी। हमारे शोबे के तमाम उस्ताद उनके दफ्तर में गए थे, तो वहाँ उन्होंने पूछा था कि उर्दू के जो तालिब-इल्म है, क्या उर्दू में बातें कर सकते हैं या नहीं? तो हमारे यहाँ पे मोहतरमा कानिज़ बतूल, प्रोफेसर अब्दुल्ला, उन्होंने वहाँ पे कहा था कि हाँ, हमारे यहाँ पे जो तालिब-इल्म है उर्दू में बातें कर सकते हैं, पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे यहाँ पे भिजवाइए उनको। तो मैं वहाँ पे गया था मिलने के लिए, तो उस वक़्त मेरे साथ बातें होने के वक़्त बार-बार यही दोहराते कि आपकी मदरी ज़बान क्या है? इसीलिए मैंने लिखा कि मेरी मदरी ज़बान उर्दू है, लेकिन चूँकि मैंने तालीम हासिल की उर्दू, इसीलिए लिखा तालीम की ज़बान उर्दू। और फिर ये भी मुझे पूछा करते थे, क्या आप इंडिया या पाकिस्तान में कोई तालीम हासिल की? मैंने कहा कि नहीं, मैं बंगाल में हूँ, यहाँ पे मैंने हासिल की, और लेकिन शोबाए उर्दू में चूँकि मैं जॉब करता हूँ, इसीलिए मैंने लिखा कि खुराक की ज़बान उर्दू। तो माशा अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू में मेरी रग़बत होने की वजह ये है कि मैं बेसिकली मदरसा के तालिब-इल्म था, वो कौमी मदरसा, और बांग्लादेश के जितने कौमी मदारिस हैं, यहाँ पे ज़रियाए तालीम ही उर्दू हैं। इसीलिए मुझे यहाँ से उर्दू की तालीम हुई, उर्दू में मेरा अच्छा खासा यहाँ पे महारत थी। इसीलिए मैं जब फिर कौमी मदरसा से मैं आलिया मदरसा में गया, वहाँ से दाखिल आलिम पास करने के बाद यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स में जब दाखिला होने के बाद आ गई, तो उस वक़्त मैंने सोचा कि चूँकि मैं उर्दू अच्छा जानता हूँ, इसीलिए इस शोबा में मुझे दाखिल होने से अच्छा नतीजा मिलेगा। इसलिए मैंने ढाका यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू में दाखिला लिया, तो यहाँ पे 4 साल का बीए ऑनर्स और 1 साल का मैंने एमए खत्म किया, फिर एमफिल में दाखिला लिया, फिर पीएचडी भी कंप्लीट किया। तो बीए ऑनर्स और एमए दोनों इम्तिहान में मैं दर्जाए अव्वल में अव्वल आया था। इसीलिए अच्छा। उसी वक़्त हमारे मोहतरमा जो कानिज़ बतूल मैडम थी और प्रोफेसर अब्दुल्ला ने मुझे कहा करते थे कि तुम चूँकि अच्छा रिज़ल्ट किया, तो तुम इस शोबे में शायद जॉब करने के लायक बन जाओगे, तो अच्छी तरह पढ़ाई करो बेटा। तो मैंने और भी दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मैंने एमफिल में दाखिला लिया। एमफिल 1 साल करने के बाद उन्होंने मुझे कहा, एमफिल की ज़रूरत नहीं, अब इसी टॉपिक पर तुम पीएचडी में दाखिला ले लो। फिर मैंने एमफिल से तब्दील होके पीएचडी में गया, फिर पीएचडी खत्म करने से पहले ही मुझे शोबाए उर्दू में नौकरी मिल गई। तो फिर मैं इसी शोबे में अब पढ़ाना शुरू कर दिया। अब 2004 में मैंने शोबाए उर्दू में लेक्चरर के तौर पर मेरा मुंतखब हुआ। आज 16 साल हो गए, मैं अब प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हूँ। बहुत अच्छा। और बहुत शुक्रिया। आपने आपने मुझे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया था कि आज ही के दिन ढाका यूनिवर्सिटी के 100 साला क़याम का दिन जन्मदिन है, 100 साला जन्मदिन। जन्मदिन है। ये मेरी खुशकिस्मती है, आपने इस दिन मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाया, और आज ही वो दिन है
जिस दिन ढाका यूनिवर्सिटी शोबाए उर्दू 1921 में जब ढाका यूनिवर्सिटी कायम हुआ था, उस वक्त जिस बारे शोबा को लेकर ढाका यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम का आगाज किया, उस वक्त ये शोबाए उर्दू भी था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी किस्मती है, खुशकिस्मती है कि मैं दूसरे को बता सकता हूँ कि एहतशाम साहब ने मुझे उस दिन बुलाया जिस दिन ढाका यूनिवर्सिटी शोबाई उर्दू का एक 120वें जन्मदिन है। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि आज के दिन ढाका यूनिवर्सिटी को 100 साल मुकम्मल हुए हैं और आप जो ढाका यूनिवर्सिटी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे साथ और हम लोगों के साथ मौजूद हैं। और देखिए हिंदुस्तान से बहुत ही एक काबिल और फाजिल कॉलमिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, सैयद अहमद कादरी साहब, वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी के क़याम को 100 साल होने पर उसकी मुख्तसर तारीख सामने आए तो हमारे इल्म में इजाफा होगा। और अभी प्रोफेसर साहब बता भी रहे थे उस बारे में। तो अभी आपसे और भी सवालात करेंगे प्रोफेसर साहब। अब मैं चलता हूँ मोहम्मदपुर, मैं ढाका तो नहीं कहूँगा, ढाका में तो हम लोग सब बैठे हैं। मोहम्मदपुर चलते हैं जलाल अजीमाबादी साहब की तरफ। कि जलाल भाई, मुझे अच्छी तरह याद है कि कई सवालात हैं अभी प्रोफेसर साहब के लिए, हमारे स्क्रीन पे भी आ रहा है, मैं पूछूंगा अभी बाद में चल के आपसे कि जलाल भाई 2015 या 2016 में मुझे लेके ढाका यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में गए। वहाँ एक छोटी सी तकरीब थी और वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स थे जो कि एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। और चूंकि इनकी किताब वहाँ सिलेबस में है तो ये वहाँ पे गए, उर्दू डिपार्टमेंट के जो सदर थे उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और वहाँ पे पहले जलाल भाई बोले और फिर वो सदर शोबा उर्दू बोले। और फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो गया था कि मैं सुनूंगा देखूंगा, मगर मुझे कहा गया कि मैं भी कुछ कहूँ। तो मैंने ये एजाज़ भी मुझे है कि मैंने उन तालबात से थोड़ा सा एड्रेस भी किया। तो जलाल भाई आप बताइए कि आप उर्दू में शायरी आपने कैसे शुरू की और कहाँ से शुरू की, कैसे आपको ये रग़बत हुई इसकी तरफ? आप तो एक ताजिर आदमी हैं और ये आप जरा उसकी आवाज कर दीजिए स्लो, आपके जो जिस पे आप कंप्यूटर पे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, इससे कि वो इको हो रहा है। आपने तमाम सामीन को, शुरका को मेरा सलाम। मैंने वालेकुम सलाम। शायरी का जो आगाज हुआ वो उसमें मेरे मुशायरे में शामिल होने की वजह से ही मेरा बचपना था। तो मेरे मोहल्ले में बज़्म अहबाब का हर महीने मुशायरा हुआ करता था और उस वक्त मेरा बचपना था, मेरी आवाज़ अच्छी थी। मुशायरे की इब्तदा मेरे नात से या हमसे ही हुआ करती। अच्छा। यही एक शौक दिल में था। जब मैं कश्मीर में, गालिबन वो 1967 या 66 का दौर था, जगन्नाथ आज़ाद के सदारत में मुशायरा था कश्मीर यूनिवर्सिटी में। जी जी। हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे क्लासमेट थे, इनसे यूं ही तो बंदी होती थी, एक दो अशार सुनाता था वो उल्टे सीधे। उन लोगों का असरार हुआ कि मुशायरे में मैं रिप्रेजेंट करूं कश्मीर यूनिवर्सिटी को। ये खबर हमारे प्रिंसिपल साहब को पहुंच गई। प्रिंसिपल साहब ने भी हमें कहा, हमने कहा भाई हमारे पास कोई मुकम्मल गज़ल नहीं है, मैं क्या सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं सुनना चाहता, तुम्हारे पास 2 शेर 4 शेर जो भी सुना दें। वो प्रेशर था कि मैंने एक गज़ल मुकम्मल की। अच्छा। और यहीं से ये शौक की पैदा हुई। फिर मैं जापान में था तकरीबन 5 साल। उस वक्त तन्हाई थी, अपने मुल्क से दरबदर था, लिहाजा ये
मौका मिला मुझे शेर व शायरी का, बस यहीं से ये हुई। इसमें मेरा कोई उस्ताद नहीं है, ये खुदरो पौधा है, गया। मगर आप मुतासिर किसी शायर से तो होंगे, आप किसी शायर से मुतासिर तो होंगे जरूर शुरू में, इब्तदा में। करीम आजिज इस वक्त बहुत अच्छे शायर थे पटने के, जी जी डॉक्टर करीम आजिज। जी 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 बिल्कुल। की गजलें हैं मुझे पसंद थी, आज भी पसंद है। तो मेरा अंदाज भी तकरीबन उन्हीं के कलाम की तरह है तकरीबन। वो तो बड़े शायर थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे। अभी आपने कहा वो शेर की फरमाइश की थी, तो इजाजत हो तो सुना दूं? जी वो शेर सुनाइए सिर्फ अभी। कि फिर लुत्फ मनाने का कैसा, जब रूठने वाला कोई नहीं, मर जाना है बेहतर जीने से, जब चाहने वाला कोई नहीं। वाह, बहुत खूब। किस तरह कटे हैं दिन मेरे और रातें गुजरती हैं कैसे, जीता हूँ कि मरता रहता हूँ, ये पूछने वाला कोई नहीं। वाह वाह। अब बंद भी कर लो दरवाजे और राहें तकना छोड़ भी दो, वाह वीरान सी बस्ती की जानिब अब आने वाला कोई नहीं। वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। शेर की फरमाइश आपने की कि जिस शहर की गलियों कूचों से वाबस्ता है माजी की यादें, आपका अर्ज हाल है ये। जी 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 बिल्कुल। शहर की गलियों कूचों से वाबस्ता है माजी की यादें, इन कूचों के बाशिंदों में मुझे पहचानने वाला कोई नहीं। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। यही शेर है जिस पे आप यकीन कीजिए, इसको पढ़ पढ़ के मैं रोता रहा जब मैं ढाके से शिकागो आ रहा था जहाज पे बैठ के। मैं जब वहां से चल रहा था ढाके से, तो जलाल भाई और कुछ और अहबाब मुझे लेकर एयरपोर्ट जा रहे थे। तो मैंने इनसे चलते चलते कहा कि जिस जगह जिस मोहल्ले में मेरा बचपन गुजरा है मैं उसको एक नज़र देखना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि बहुत ट्रैफिक होगी और एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। मैंने कहा मैं कोई और फ्लाइट ले लूंगा, मगर चंद लम्हों के लिए मुझे जरूर ले चलिए। वो लेके गए और मैं गलियों में घूमता रहा इनके साथ और ये तलाश करता रहा कि कोई ऐसी शक्ल मिल जाए जिसे मैं जानता हूँ। मुझे कोई नहीं मिला। तो मैं वापस जब आ रहा था तो मैंने जलाल भाई से कहा कि जलाल भाई, मुझे कोई भी नहीं यहाँ मिला जो मुझे पहचानता हो। तो उन्होंने एक शेर पर्चे पे लिख के मेरी जेब में डाल दिया और मैं जहाज पे बैठ गया। तो मुझे ख्याल आया जब मैं वे सफर था कि देखूं तो क्या लिखा है उन्होंने। जब उनका ये शेर पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बहरहाल अब मैं चलता हूँ जनाब मुस्तफ़ा हैकल हाशमी साहब के पास। आपसे मेरी मुलाकात तो बनफ्स नफीस आज हो रही है, लेकिन हम दोनों में एक चीज कदर मुश्तरक है कि हम दोनों बैंकर। मैं तो खैर एक मामूली सा बैंकर रहा और मैंने कोई 32 साल बैंकिंग में गुजारी, मगर मैं ज्यादातर रिटेल बैंकिंग में रहा या मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में रहा। अच्छा। और यहाँ भी मैंने बैंकिंग ही किया आगे। लेकिन आप तो खैर बहरहाल मुमताज बैंकर हैं और खासी अच्छी पोजीशन पे हैं। और मुझे बहुत सारे सवालात आ रहे हैं महमूदुल इस्लाम साहब से भी, वो मैं करूँगा आपसे, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी। तो मुस्तफ़ा हैकल साहब, आपसे जो मुझे सवाल करना है वो बहुत ही मेरे जहन में रात में भी आता रहा कि आप पैदा हुए हैं 1960 में, जबकि बंगला वहां पे अच्छी तरह राइज हो चुका था। उर्दू आखिरी सफर अपना गुजार रहा था और यकीनन आपकी तालीम बंगला में हुई होगी या आपने पढ़ा भी, बोलना भी, लिखा भी बंगला में। ये उर्दू की तरफ आपकी रग़बत कैसे हुई कि मैं आपके अशार भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ और आपको सुनता भी हूँ, ये कैसे हुआ? बहरहाल शुक्रिया। जलाल भाई को बहुत ही हैरत हुई थी कुछ दिन पहले जब मैंने कहा उनको अपनी गज़ल सुनाई थी
जी उन्होंने जी कहा कि आप गजल भी लिखते हैं, आप शायरी भी करते हैं। तो मैंने कहा ये तो जीन में है, डीएनए में है, क्योंकि मेरे वालिद एक बहुत बड़े शायर थे, जी नौशाद नूरी साहब, जी जिनको आप जी लोग पहचानते हैं। तो घर में तो एक माहौल था शेर व शायरी का, शायरों का आना जाना, और मुशायरे में वो हमको ले जाया करते थे। तो हम, जी बिल्कुल। और जहाँ तक उर्दू मैंने एकेडमिकली नहीं पढ़ी है, मैं अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट था। तो बहरहाल, तो घर पे मैंने उर्दू सीखी अपनी वालदा से। मेरी वालदा ने पहले मुझे उर्दू सिखाया, तो क्योंकि हाथ में पहला वही शाहीन उर्दू हम लोगों के ज़माने में हुआ जी जी करता था, एक किताब शाहीन उर्दू, वो शाहीन उर्दू से मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद अब मैंने वो इब्न सफ़ी को काफ़ी पढ़ा। तो उस ज़माने में इब्न सफ़ी के अलावा और कुछ पढ़ते ही नहीं थे। उसके बाद फ़नून और अफ़कार और सीप, ये सब घर में आते ही रहता था, तो वो सब पढ़ा मैंने। तो यही पढ़ करके मैंने उर्दू में कुछ शुद्ध बुद्ध हुई। मगर हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं बहुत इसमें उर्दू का माहिर हूँ या कुछ हूँ। बहरहाल मैं जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, यही है। तो और आपने जहाँ तो तक बंगला, अंग्रेजी में भी आपने शायरी की है और किताब भी आपकी है गालिबन। जी हाँ, नहीं, अंग्रेजी में मैंने शायरी की है, और वो डिफरेंट, जैसे यहाँ का बहुत ही मशहूर पेपर है डेली स्टार, या जी आपके तो ये सब पेपर में, न्यू एज, ये सब पेपर में छपती रहती है। मैं किताब अब तक नहीं आई, मगर फिर मैं बांग्ला का उर्दू में, सॉरी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी करता हूँ। तो एक साहब की किताब, एक बहुत ही मशहूर बांग्ला के शायर हैं उबैद आकाश, तो जी जी। उनकी एक किताब है फॉर एसेसीन। तो उसमें तकरीबन 46 नज़में हैं, जिसमें से 16 नज़मों का तर्जुमा मैंने किया है। तो अच्छा माशा। उस लिहाज से, हाँ, उसके लिहाज से, उसके अलावा भी और भी लोगों का मैंने तर्जुमा किया है अंग्रेज़ी में, जो कि शॉर्ट स्टोरी भी है और फिर नज़में भी हैं। और फिर उर्दू में भी लिखता रहता हूँ, वो अपने लिए, या कभी कभी जी जी। जलाल भाई को सुना देता हूँ कि भाई ये सुनिए, क्योंकि हम लोग यहाँ तो हम लोग आपसी में लिखते हैं, आपसी में सुनते हैं या बोलते हैं। और यहाँ उर्दू का मुस्तकबिल क्या है, वो तो डॉक्टर साहब बता सकेंगे कि क्या मुस्तकबिल है। हाँ अच्छा, मैं ये अभी आपने जिक्र किया अपने वालिद नौशाद नूरी साहब का, तो मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि नौशाद नूरी साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, और वो भी गालिबन 1988, 86, 88 में। और मैं उनको ख़ास तौर से मैं ढूँढता हुआ गया था, मोहम्मदपुर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मगर वो मुलाकात मेरे ज़हन में नक्श है, और उसका अच्छा। ज़िक्र मैंने अपनी आने वाली किताब के एक मज़मून में किया है, और इसलिए उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा और ना उसके बारे में बताऊँगा, वरना जी, सस्पेंस आता रहेगा। तो बिल्कुल। वो मैं बताऊँगा। हाँ, उनके उनके चंद अशआर मैंने उसी अपने मज़मून में लिखा है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। और वो बहुत अच्छी, और ये वो नज़्म है कि जिसकी बुनियाद पर जलाल भाई, आपको तो ख़ैर पता ही होगा कि नौशाद नूरी साहब को भारत छोड़ना पड़ा था, हिंदुस्तान। उनके जी ख़ानदान के तमाम लोग वहीं थे, और वो खुद निकल के आ गए थे और मशरक़ी पाकिस्तान आ गए थे। और उनकी वो नज़्म थी बहुत मारकतुल आरा, झूठ के भूखे नंगों पर है बरलाओं का राज, झूठ के भूखे नंगों पर है बरलाओं का राज, झूठ का टाटा लूट रहा है मजदूरों की लाज, भारत जग में सबसे ऊंची है संतान, हाथ पसारे कब से खड़ा है भूखा हिंदुस्तान, वाह वाशिंगटन की गलियों में है भारत का नीलाम, दे दे राम दिला दे राम देने वाले सीताराम। सीताराम। ये वो मार्कतुल आरा नज़्म है जिसकी जिसको लिखने के बाद उनको पकड़े जाने का खौफ हुआ, और वो फिर निकल कर मशरक़ी पाकिस्तान आ गए। तो आइए अब हम फिर दोबारा चलते हैं प्रोफ़ेसर महमूदुल इस्लाम साहब की तरफ, और उनसे एक सवाल हमारे एक दोस्त ने किया है जो यहाँ शिकागो में हैं, सदरुद्दीन नूरानी। और वो सदरुद्दीन नूरानी साहब जो हैं, वो हमारे साथ फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो इंसानी तंजीम है, इंसानियत के लिए काम करती है बांग्लादेश में,
جو لوگ کیمپوں میں رہتے ہیں ان کے لیے کام کرتی ہے، اس کے بھی بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہے، اور وہ بنگلہ اچھی طرح لکھنا اور پڑھنا بھی جانتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. وہ یہاں شکاگو میں ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں قریبی. ان کا ایک سوال ہے پروفیسر صاحب کے لیے. یہ دیکھیے انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ مینی اردو اسٹوڈینٹس ڈز ڈاکٹر صاحب ہیو اینڈ ہو دوز اسٹوڈینٹس آر اینڈ ہاؤ مینی گرلس اینڈ بوائز. آپ کے شعبے میں کتنے اسٹوڈینٹس ہیں اور اس میں لڑکے اور لڑکیاں کتنے ہیں جن کو آپ پڑھاتے ہیں؟ جی دوبارہ شکریہ. ہمارے شعبے میں 400 سے زائد طلبہ ہیں، جہاں 50% لڑکے اور 50% لڑکیاں ہیں. تو ہم یہاں پہ ماشاء جب داخلہ لیتے ہیں ایسا کوئی تمیز نہیں ہے کہ لڑکے پڑھیں گے لڑکیاں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ڈھاکہ یونیورسٹی ہے، بین الاقوامی ایک یونیورسٹی ہے. یہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں میں ہم کوئی امتیاز نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھے کہ 200 سے زائد لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. اور یہ طلبہ جو آتے ہیں سب کے سب بنگالی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو اور جو مہمان ہیں وہ پیدائشی طور پر اردو والے ہیں، اور ان کے جو یہاں پہ ہائیکل بھائی ہیں ان کے جو والد صاحب ہیں بہت بڑے بنگلہ دیشی اردو شاعر ہیں، اور جلال بھائی ابھی بھی خود بھی شاعر ہیں. لیکن ہاشمی صاحب خود بھی شعبہ اردو ڈھاکہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، اور جلال بھائی نے اپنی بیٹی کو یا بیٹیاں کو شعبہ اردو میں نہیں پڑھاتے ہیں. ہم بنگالی ہیں، ہمارے تمام کے تمام اساتذہ بنگالی ہیں، اور طالب علم سب ہی بنگالی ہیں. مجھے ایک دفعہ پاکستان کے ایک جرنلسٹ پوچھا تھا کہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں اردو کا کیا حال ہے. میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ ہم نے صرف اردو کو زندہ رکھا، کیونکہ ہمارے جو طلبہ بالکل یہاں پہ آتے ہیں یہ مجبوراً آتے ہیں. اسی لیے کیونکہ اس کے نوکری کا مسئلہ بنتا ہے، اسی لیے ہم اردو کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر، انگریزی، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن، اس کے ساتھ جو بنگلہ دیش اسٹڈیز وغیرہ سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں، تاکہ جاب مارکیٹ میں ان کو بھی کوئی حوصلہ مل جائے گا. ورنہ صرف بنگلہ دیش میں اردو پڑھنے کے بعد آخر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. اسی لیے ہم ٹیکنیکلی یہ سب نصاب میں داخل کروایا، اور طالب علم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بینکنگ میں بھی جاب کرتے ہیں، سرکاری بینک میں، غیر سرکاری بینک میں، مختلف این جی او میں، یا بی سی ایس کیڈر نان کیڈر میں بھی جاب کرتے ہیں اردو پڑھنے کے باوجود. ہمارے طالب علم کسی بھی حیثیت سے کسی سے کم نہیں. اردو چونکہ ایک بین الاقوامی زبان کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ایک محبت کی زبان ہے. لوگ ایسے بہت کم ہے بنگلہ دیش میں جو سونے سے پہلے اردو کی غزل نہیں سنتے ہیں. اسی لیے سب اردو کی اتنی پسند کرتے ہیں. چونکہ ایک حادثہ ہوا تھا اس لیے عوام میں اس کے خلاف نفرت بھی ہے، لیکن اردو ہر ایک پسند ہے، وہ دل میں پسند نہیں ہے. منہ سے جو بھی بتائیے، لیکن دل میں وہ ایک محبت کی زبان ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ واقعی یہ ہر کسی کو معلوم ہے جو تاریخ کا طالب علم ہے یا سیاسیات کا طالب علم ہے کہ بنگلہ دیش کا جو قیام ہے اس میں ایک بہت اہم فیکٹر جو ہے وہ زبان کا فیکٹر ہے. اور وہ جو بنگلہ لینگویج وہ ایک بنیاد بنا تھا بنگلہ دیش کے قیام کے سلسلے میں. ایسی صورت میں بہت ہی یعنی تشویش تھی کہ پتہ نہیں اردو کا مستقبل کیا ہوگا. مگر میں جب 2016 میں گیا اور میں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ نہیں، اردو یہاں ابھی زندہ ہے. اور اب دیکھیے یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک پیغام ہے. ہشام سید صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پرانی یاد تازہ ہو گئی. ہشام سید صاحب خود ایک شاعر ہیں، ایک ادیب ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، کینیڈا میں اس وقت رہتے ہیں. وہ مشرقی پاکستان میں رہ چکے ہیں، وہ بھی ہمارے کسی پروگرام میں آئیں گے. تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا اور وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں ہم دوبارہ جلال بھائی کی طرف. تو جلال بھائی آپ یہ بتائیے کہ اب میرا خیال ہے کہ آپ چاروں میں سے کسی ایک کا جو وہ ہے مائک بہت زیادہ وہ آپ کے فیس بک کا
وہ اس کی آواز مجھے ایکو ہو کے آ رہی ہے بہت تیز، اور میرا خیال ہے سننے والوں کو بھی. تو ٹھیک ہے. ہاں اب ٹھیک ہے. تو جلال بھائی، آپ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں اردو شاعری کرتے ہیں، اور احمد الیاس صاحب بھی ہیں، اور بھی احباب ہیں جو کہ وہاں میں جانتا ہوں ایک طویل فہرست ہے، نئے اور موجودہ اس عصر حاضر میں شاعری کرتے ہیں. اور آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے شاعری کر رہے ہیں وہاں پہ. 1971 کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ سب کچھ کیا وہاں پہ، اور کس طرح اردو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصی وہاں پہ اس کی ترویج ہو رہی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ابھی شروع کیا ہے یہ کتابیں لکھنا اور شاعری کرنا، مشاعرے کرنا، یا کیا؟ اس کے بارے میں تفصیل بتائیے. حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد ہم لوگ خوف زدہ ضرور تھے، مگر گورنمنٹ سائڈ سے یا پبلکلی کوئی ایسا دباؤ نہیں تھا، ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ تم اردو نہ بولو نہ پڑھو. لہذا جو پڑھنے والے لکھنے والے تھے وہ لکھتے رہے، پڑھتے رہے. میں بھی انہی میں سے تھا. مجھے کبھی دشواری پیش نہیں آئی. کسی بنگالی نے یا گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا کہ تم مت پڑھو مت لکھو. لہذا جی. میں نے ہمت نہیں توڑی، ہمیشہ اردو لکھتا پڑھتا رہا. جی ماشاء اللہ. اور مشاعروں کا سلسلہ جو ہے وہ کیا شعرا آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں بنگلہ دیش کے شہروں میں، اردو شعرا؟ اب ذرا کم ہو گئے، روزانہ وہ ہم سے جدا ہوتے رہ رہے ہیں، سب ختم ہوتے رہ رہے ہیں. نئی کوئی پود نہیں آ رہی ہے، نیا کوئی شاعر نہیں پیدا ہو رہا ہے. ہم جیسے بوڑھے آدمی ہی رہ گئے ہیں جو اس کی پذیرائی کر رہے ہیں. پہلے تو کافی لوگ تھے، بہت سارے لوگ پاکستان چلے گئے. اس کے بعد بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب چند انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہیں. ڈھاکہ اتنا بڑا 2 کروڑ کی آبادی ہے. اس 2 کروڑ میں ہم لوگ 5 یا 6 شعرا ہیں. جی جی. سید پور میں کچھ ہیں، چٹاگانگ میں 1 یا 2 ہیں. اس طرح سے اب ختم ہو رہی ہے. ویسے ہم چاہیں گے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہاں سے بھی اردو کے شعرا پیدا ہوں، یہ بھی شاعری کریں. ہم لوگ مدد دینے کے لیے تیار ہیں جہاں تک ہو سکے گا. تو یہاں سے اگر شعرا آتے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشائند بات ہوتی ہے. اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ چونکہ میں تو بہت دور بیٹھا ہوں، لیکن آپ لوگ وہاں پہ ہیں اور اردو آپ لوگوں کی ایک تاریخ ہے، تو کیوں نہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو کوئی انسینٹیو ایسا دیں کہ جس کی وجہ سے ان کو رغبت ہو شاعری کے، اردو شاعری یا اردو نثر نگاری کے لیے. تو اس کے یہ ایک بہت گراں قدر خدمات ہوگی اردو کے لیے بھی، اور ان طلباء کے لیے، طالبات کے لیے جو اس کی طرف راغب ہوں گے. تو میں چلتا ہوں اب مصطفیٰ ہیکل ہاشمی صاحب کی طرف، کہ تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ آپ تو بہرحال ایک امید ہیں کہ جلال بھائی تو بہرحال عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں کہ میں ہوں، اور آپ تو ابھی بھی نوجوان کہے جائیں گے. تو آپ کی وجہ سے جو نئی نسل ہے اس میں اردو کس طرح سے پہنچے، خاص طور سے وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے، ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر سے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کوششیں ہو سکتی ہیں؟ جہاں تک آپ کے اردو کی ترویج کا تعلق ہے، جی جی. جس زبان کو پڑھ کر کے آپ کو نوکری نہ ملے، جس زبان کو آپ کی معاشی اس میں آپ کا ہیلپ نہ کر سکے، تو اس کو کیوں پڑھے گا آدمی؟ کیونکہ ہم لوگوں نے خود انگریزی پڑھی جی کیونکہ جی. اس میں نوکری تھی. اب رہا کہ ہماری جو نسل یہاں رہ گئی ہے وہ سب
तकरीबन एक पूरी नस्ल वो आपके तकरीबन उन लोगों के वैसी तालीम नहीं है। जी जी। तो इस लिहाज से इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारे माने हमारे आबा और अजदाद जिम्मेदार हैं, फिर आपस की चकपलिश भी जिम्मेदार है कि हम लोगों ने इस मुल्क में रहते हैं जहाँ के नौशाद नूरी साहब का कहना था, यही मट्टी जो तेरा पाँव धरे बैठी है उस पर सजदे के दिल आवेज घड़ी आ पहुंची। तो सबूत ने तो मैंने सजदे की दिल आवेज घड़ी को नहीं कबूल किया। जिन्होंने नहीं किया उस कश्मकश में रहे कि यहाँ रहेंगे ना पाकिस्तान जाएंगे ना इंडिया जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन में उन लोगों ने अपनी तालीम में तो ऐसा कोई तवज्जो नहीं दिया। तो अब जो है यहाँ जो हालत है कि जैसे लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, जैसे लोग चाइनीज़ पढ़ते हैं या शौकिया तौर पे जापानीज़ पढ़ते हैं, वैसे ही लोग उर्दू पढ़ते हैं। जिनको गज़ल से रग़बत है वो कुछ उर्दू का शुद्ध बुद्ध लेंगे। और फिर तो सब किताबें आपके अंग्रेज़ी में भी आजकल जो किताबें आ रही हैं शायरी की, एक तरफ अंग्रेज़ी में लिखा रहता है तहतुल माने अंग्रेज़ी में उर्दू लिखा रहता है, जी जी, रोमन, और एक तरफ हाँ रोमन इसमें लिखा रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने बंगला में तकरीबन मेरी 3 किताबें हैं जो कि मैंने उर्दू अफसाने निगारों का मैंने मैंने बंगला में तर्जुमा किया है, ताकि यहाँ के लोग एटलीस्ट माने यहाँ जो और उसका नाम मैंने रखा था बांग्लादेश के बंगाली माने बांग्लादेश के उर्दू अफसाना निगार की कहानियाँ। अच्छा अच्छा। तो इसके वजह ये था कि जो बांग्लादेश में जो लोग जो अदीब या अदीब थे जो यहाँ पैदा हुए थे या वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, यहीं रह गए और यहीं मर गए, यहाँ दफन हो गए, वो लोग उन लोगों की कहानियाँ मैंने पेश की थी। जैसे अहमद सादी, अयूब जौहर, इवन जलाल भाई, इन लोगों की कहानियों को मैंने तकरीबन 3 इसमें आपके मजमुआ मैंने ये किया, जो कि 3 बार वो फरवरी के महीने में एक ये होता है किताब की नुमाइश होती है बहुत बड़ा, जिसको हम लोग बोई मेला बोलते हैं, कुश बोई मेला। तो उस किश बोई मेला में मैंने तकरीबन सैकड़ों किताब की दुकान रहती है। तो वो ख़ास मौका होता है जब किताबें मार्केट में आती हैं। उसी मौके पर 3 साल में मैंने 21 फरवरी में ये किताबें मैंने शाया की। तो इससे तो मुझे बहुत उम्मीद हो चली है कि मेरी नई जो किताब आएगी तो कोई ना कोई मजमून आप बंगला में उसका तर्जुमा जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मैंने ऐसे ही मजाक में कहा है, आप इसको सीरियस ना ले लीजिएगा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ दोबारा प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको बहुत से लोग बहुत सी जगह से देख रहे हैं, यानी इस वक्त बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और अमेरिका के पूरे तमाम रियासतों से, कैलिफोर्निया से, कनाडा से, आपको बहुत पाकिस्तान से बेशुमार लोग इस वक्त देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोगों के लिए पैगामात आ रहे हैं कि मुझे मुश्किल हो रही है चुन के किसको मैं स्क्रीन पे लेके आऊँ। और ये देखिए सैयद नैयर आलम साहब हैं, ये हमारी फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कैलिफोर्निया चैप्टर के चेयरमैन हैं, और ये आपको सलाम कह रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को देखते भी हैं और किसी प्रोग्राम में ये ज़रूर आएंगे और बताएंगे कि यहाँ रह के कभी वो बांग्लादेश नहीं गए, मशरक़ी पाकिस्तान नहीं गए, मगर ये वहाँ बांग्लादेश के जो मफलूकुल हाल लोग हैं उनके लिए यहाँ बैठ के काम करते हैं। तो उसके ये उनकी तरफ भी आ रहे हैं। और ये हमारे निहाल अहमद साहब हैं, मुझे नहीं पता कि ये निहाल साहब इस वक्त कहाँ पे हैं, बहरहाल ये भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये जो स्टूडेंट्स आपकी तरफ आते हैं ढाका यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ते हैं, तो इसमें एक चीज़ मैंने उस वक्त 2015 में देखी थी और मुझे पता चला था, मुझे नहीं पता कि अब सूरत हाल क्या है, कि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उर्दू, वो शायद बंगला रस्मुल ख़त में पढ़ाया जाता है। तो उर्दू वो किस तरह से सीख सकेंगे अगर वो बंगला रस्मुल ख़त में, जैसे कि अंग्रेजी में लिख के उर्दू या अंग्रेजी में बंगला लिख करके पढ़ा जाए? क्या नहीं, ऐसा तो नहीं।
वहाँ पे जो हाइकल हाशमी साहब ने जो बताया कि वो इब्तदाई तालीम शाहीन उर्दू से किया। जी हमारे जी यहाँ पे बीए ऑनर्स के जो निसाब हैं, हमने इब्तदाई किताब जो पढ़ाते हैं वो शाहीन उर्दू से हम शुरू करते हैं। अच्छा हम साले अव्वल और साले दुआम ये 2 साल हम जबान पढ़ाते हैं, फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और एमए ये 3 साल हम अदब पढ़ाते हैं। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो दर्जा है, यहाँ पे हम उर्दू सीखने के लिए जो इब्तदाई किताबें होती हैं, ग्रामर की किताब हो या ये नज़म या नसर जो भी हो, वो हम इब्तदाई से पढ़ाते हैं। लेकिन बांग्ला रस्मुल खत में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू तालिबे इल्म भी हैं और अच्छा ईसाई तालिबे इल्म भी हैं। आप यकीन माने कि आज हमने चौथा साल बीए ऑनर्स का रिजल्ट शाये किया, तो अच्छा यहाँ पे 2 हिंदू लड़कियां जिनको बहुत अच्छा नतीजा निकला। मैंने उनको क्लास में पूछा करते थे कि तुम तो अरबी नहीं पढ़ा, इससे पहले अरबी हुरूफ के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम हुरूफ नहीं जानते हैं, इसके बावजूद तुमने इसी अच्छी तरह बंगाली जो मुस्लिम है इससे अच्छा रिजल्ट तुम्हारा कैसा हुआ। उन दोनों लड़कियां मुझे ये जवाब दिया कि सर अगर हिम्मत हो, अगर हम कोशिश करें तो कोई मुश्किल नहीं होता, सब आसान हो जाते हैं। वेरी गुड इसीलिए हमने देखा जो कोशिश करते हैं वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बांग्लादेश होते हुए भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट किया, वो 2 लड़कियां जो हिंदू लड़की हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो लड़के या लड़कियां आते हैं, वो जो हाइकल साहब ने बताया कि रोजी रोटी का मसला है बांग्लादेश में, क्योंकि हम निसाब में रोजी रोटी का मौजू रखा, इसीलिए अब हमारे यहाँ पे कोई मसला नहीं बनता। हाँ, हम आपकी तरफ से यानी आपको खिताब करते हुए उर्दू वाले जो हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बच्चे को उर्दू पढ़ाया करे तालीमी इदारों में, ताकि उर्दू का मुस्तकबिल और भी तरक्की हो जाए, इसकी इंतशार और भी ज्यादा हो जाए। हम जो उर्दू वाले नहीं, जो बंगाली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़खीराए अल्फाज बहुत कम है, किताब में जितनी अल्फाज पढ़ते हैं पढ़ाते हैं यही हमारे स्टॉक है। अगर हम शायरी करना शुरू कर दो तो हमें चूंकि ज़खीराए अल्फाज कम है, शायरी में ज्यादा अच्छे अच्छे अल्फाज हमारे दिल में या मुंह से नहीं निकलता है, इसीलिए अगर हम शायरी करो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद चूंकि मैं इंडिया पाकिस्तान के कई दफा कॉन्फ्रेंस में मैं शरीक हुआ और वहाँ पे मुशायरा में भी मैंने शिरकत की, इसीलिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे भी वो शुरू हो जाए। और दूसरी बात ये है कि बार बार ये सवाल आ रहा है कि बांग्लादेश से कोई उर्दू रिसाला निकलता है या नहीं। जी जी पूछा है लोगों ने। भाई हैं या सैयदपुर से तो वो उर्दू अखबार निकल रहा था, शायद अभी बाज अखबार निकलता है या बाज अखबार नहीं निकलते हैं। लेकिन जनवरी में जब हमारे शोबाई उर्दू में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके बाद से हमने एक हमारे यहाँ पे एक बाज लोग आए थे कतार से, इंडिया से, तो उनका एक तंजीम है जिसका नाम है बस्म सदफ इंटरनेशनल। तो बांग्लादेश चैप्टर के मैं सदर बना, उन्होंने वो ऐलान कर दिया था। तो इस तंजीम में मैंने जलाल भाई को, अरमान शमसी को मुंसलिक किया, ताकि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से, अभी ढाका से हम एक रिसाला निकल रहे हैं जिसका नाम है उम्मीद, और इसके मजलिस सदारत में जलाल भाई भी हैं, अरमान शमसी जो हैं, इस किस्म के लोग, राजशाही के एक प्रोफेसर हैं लतीफ अहमद साहब, हमने उनको रखा। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश से अगर कोई रिसाला हम निकलने का इरादा करे तो यहाँ पे लिखने वाले बहुत कम हैं, यहाँ पे लिखेंगे। ढाका यूनिवर्सिटी में शोबाई उर्दू के जो असातिज़ा हैं वो तो तहकीक व तनकीद का काम करते हैं, वो तो तख्लीकी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तख्लीकी काम करने के लिए ज़खीराए अल्फाज की जरूरत होती है, जो सिर्फ निसाबी किताबें पढ़कर उनको इतनी हिम्मत नहीं होती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उर्दू को जिंदा रखने के लिए या उर्दू शायरी या उर्दू अफसाना निगारी को बढ़ाने के लिए जिनकी मदरी जबान उर्दू है उनको यहाँ पे लाहिक करना चाहिए, ताकि उर्दू के फरूग में ज्यादा इजाफा
इजाफा हो जाए। जी प्रोफेसर साहब और तमाम शुरका, असल में हमारे प्रोग्राम का जो वक्त होता है वो 1 घंटा हमने रखा है, इसलिए कि 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को सुनने में। मगर आज मुझे कम अज़ कम, मैं गिन नहीं पाया हूँ, इसमें 15-20 मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि प्लीज़ इसको जल्दी ख़त्म ना कीजिएगा, और लोग बहुत इसको पसंद कर रहे हैं, और बहुत सारे सवालात मेरे पास आ रहे हैं कि जिससे वो मुझे आपसे पूछना है। तो ये जाहिर है कि ये कोई टीवी पर प्रोग्राम नहीं है, ये किसी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है, कमर्शियल नहीं है, ये हम पर और आप पर और सुनने वालों पर है कि हम थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम की मकबूलियत को देख के मैं वो जो लिमिट है उसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं जलाल भाई से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल इस्लाम साहब ने भी कहा, इससे पहले हमारे हैकल हाशमी साहब ने भी ये बात बताई कि चूंकि यहाँ पे जो मसला है वो तो है रोजगार का, और ये पढ़ के, उर्दू पढ़ के अगर मेजर सब्जेक्ट उर्दू पढ़ेंगे तो उनको मुलाजमत में बहुत मुश्किल होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए। जलाल भाई से सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ, और हैकल साहब से भी ये सवाल है कि चूंकि आप दोनों का ताल्लुक बकौल डॉक्टर साहब के उसी कम्युनिटी से है जिसकी ओरिजिन उर्दू है, और आप दोनों खासे जिसको कहा जाए कि इन्फ्लुएंशियल भी हैं उस कम्युनिटी में, और जलाल भाई आप तो एजुकेशन के लिए काम भी कर रहे हैं, जहां मेरी मुराद है कि उन कैंपों में जहां की अक्सरियत है उर्दू बोलने वालों की, और चूंकि आप स्कूल्स भी खोलते हैं और हम भी आपकी टीम में शामिल हैं, मगर हम चूंकि वहां रहते नहीं हैं, हमें वहां के एनवायरनमेंट का पता नहीं है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप एक सब्जेक्ट वहां उर्दू भी स्कूल में पढ़ाएं? क्या कानूनी तौर पर ये इसकी इजाजत है बांग्लादेश में? हो सकता है डॉक्टर साहब को भी पता हो, वो भी बताएं। और अगर आप ये करें कि चूंकि आप तालीमी अदारे चला रहे हैं वहां पर अगर एक उर्दू आप कर दें स्कूल में, तो जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये उर्दू डिपार्टमेंट में जाके अगर इख्तियारी मजमून तो ले सकते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे तो पढ़ सकते हैं ना। जी, ये बात ये है कि उर्दू पढ़ाना चाहते हैं हम लोग, मगर बच्चे के गार्जियन खुद शाई हैं कि उर्दू पढ़ के क्या होगा, हमको बंगला ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि रोज़ी रोटी का भी सवाल वो हिसाब किताब हो, और समाज में एक पहचान भी हो कि लोकल पीपल से करीब भी हम आ सकें। कुछ कोशिश तो मेरी है, प्राइवेटली हम पढ़ा रहे हैं उर्दू। आप एहतशाम साहब तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं कंट्री डायरेक्टर हूं बांग्लादेश का। हमारे ज़रिया FOH फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के अंडर में जो स्कूल चल रहे हैं, इनकी तादाद 7 है, 7 स्कूल चला रहे हैं। अब हम लोग हाई स्कूल तक पहुंच गए हैं, तो उन बच्चों को प्राइवेटली जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम लोग उर्दू पढ़ा रहे हैं। और मेरी तजवीज़ ये होगी जलाल भाई, मेरी तजवीज़ ये होगी, वो तो बाकायदा फिर, लेकिन ये कि आप तीनों हजरात अगर इस पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें कि आप ये पता करें कि कानूनी तौर पर कोई रुकावट नहीं हो, तो एक सब्जेक्ट उर्दू अगर स्कूल में पढ़ा दिया जाए तो उससे उन पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि फिर आगे चल के जो ये शिकायत हैं कि जिनकी ओरिजिन उर्दू है वही डिपार्टमेंट में नहीं आते हैं यूनिवर्सिटी के, वो दूर हो सकेंगी कि वो बच्चे जब जाएंगे यूनिवर्सिटी में, और यकीनन इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि वो यूनिवर्सिटी में जाएं, मेडिकल में जाएं, और वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएं, तो वो जब जाएंगे ढाका यूनिवर्सिटी में तो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट तो लेके जा सकते हैं, और फिर आप उन्हीं में से, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई शायर अदीब आप बनवा सकें। और उसके लिए ज़रूर आपकी कोशिश होनी चाहिए, कोई समाजी, कोई अदबी तंजीम जो कि इस पे भी काम करे। तो अब हैकल हाशमी साहब, आपसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी थोड़ी सी तीनों ज़बानों में
جو آپ کی کا رائٹ اپ ہے اگر پوئٹری کی صورت میں تو مختصر اقتباسات اس کے آپ سنائیے، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی. اور میں اس کا آغاز کرتا ہوں آپ سے یہ سوال پوچھ کے، آپ نے কেমন আছেন؟ আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা যা হোক, میں کہنا چاہ رہا میں نے جلال بھائی اور ڈاکٹر صاحب کی بات قصے میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی پلیز. کیونکہ آپ کے ایک میرے خیال میں ایک ڈسکنیکٹ ہے. آپ اسکول میں کالج میں اردو نہیں پڑھتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں. جی میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں ایڈمیشن کا کیا سلسلہ رہتا ہے. سب کا ڈفرینٹ آپ کے یہ ہے. میں نے آپ کی بولے ڈاکٹر صاحب بتا ڈفرینٹ کیٹیگریز. ہاں ڈفرینٹ، یعنی ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن کا جو سسٹم ہے وہاں پہ آرٹس فیکلٹی کے ماتحت 17 شعبے ہیں، اور اس کے لیے انٹرمیڈیٹ کے جو نصاب ہیں اسی سے ایڈمیشن ٹیسٹ کا سوالات آتے ہیں. لہذا یعنی جو بنگلہ والے ہیں یا اردو والے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ گھر میں وہ اردو جانتے ہیں، جب یونیورسٹی میں داخلہ ہونے کا وقت آئے گا وہ دوسرے سبجیکٹ کو نہ پڑھ کے صرف اردو میں ٹک مارے تو اردو ان کے نصیب میں آ جائے گا. ابھی جو ہوتا ہے کہ لوگ ایگزام میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ان کا اپنا چوائسز ہوتا ہے. وہ چوائس میں جو زیادہ میرٹ پہ رہتے ہیں ان کو وہ پہلا جیسے انگریزی، اکنامکس یا سوشیولوجی یہ سب میں چانس مل جاتا ہے. اور باقی جو لوگ ہیں وہ پھر آخر میں جا کر کے اردو، سنسکرت یا پالی یہ سب میں آپ کے ایڈمیشن لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک یہ خیال رہتا ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، تو اس لیے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے وہ سب آپ کے ڈپارٹمنٹس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. دس از دا ہول اسٹوری. کیونکہ اگر آپ اسکول سے لے کر کے کالج میں اگر اردو نہیں پڑھائیں گے تو پھر جا کر کے، کیونکہ ان کو شاہین اردو، جو کہ ہماری ماں نے جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے شاہین اردو پڑھایا، آج وہ آنرس میں فرسٹ ایئر میں شاہین اردو پڑھا رہے ہیں، ہے نا. تو دس از اے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ایک صرف حالات کا تقاضا ہے کہ ویری گڈ آئیڈیا جلال بھائی. اور ابھی آپ کے پروگرام کو وہ NGO کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو فرینڈز آف ہیومینٹی کے پروجیکٹس کو چلاتے ہیں، ان کے چیف ایگزیکٹو اور دوسرے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو میں سب سے درخواست کروں گا اس پروگرام کے حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب کی اس تجویز پہ غور کیجئے کہ اگر اردو اوریجن کے بچوں کو ہم ایک سبجیکٹ پڑھانا شروع کر دیں، اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہو تو اس پہ جلال بھائی آپ لوگ مل کے اس پہ کچھ کام کیجئے، اور یہی میری درخواست ہے. تو ہیکل صاحب آپ تھوڑا سا میری فرمائش پوری کیجئے. جی پہلے میں ایک اردو میں سناؤں. غزل ہے. اپنے تبسم کے پردے میں اشک چھپانا پڑتا ہے، اپنے تبسم کے پردے میں اشک چھپانا پڑتا ہے، اپنی انا مجروح نہ ہو یہ ڈھونگ رچانا پڑتا ہے. ان کا یہ دعویٰ کہ اچھی زشت بسر کرنے کے لیے توڑنا دل کو اور کسی کے دل کو دکھانا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. ایک مرحلے پہ اب ایسے ہم کو قسمت لے آئی، دشمن جاں سے ہمدردی اور پیار جتانا پڑتا ہے. کیسا جب یہ دور آیا ہے، اب تو ہمیں کسی سے بھی نہ ملنے کے لیے بہانہ ہم کو بنانا پڑتا ہے. یہ آج کے حالات کے مطابق کیسا جب یہ دور آیا ہے، اب تو ہمیں کسی سے بھی نہ ملنے کے لیے بہانہ ہم کو بنانا پڑتا ہے. جان کے بھی انجان ہمیں سے آج بنے وہ پھرتے ہیں، جان کی خلیش اور سوز جگر اب ان سے چھپانا پڑتا ہے. میں زندہ رہنا اس جگ میں ہے کھیل مداری کا ہیکل، زندہ رہنا اس جگ میں ہے کھیل مداری کا ہیکل، نت نئے کرتب سیکھنا اور دنیا کو دکھانا پڑتا ہے. نت نئے کرتب سیکھنا اور دنیا کو دکھانا پڑتا ہے. یہ میں نے مختصر میں نے سنائی. اب آپ کو میں ایک
ایک نظم بنگلہ کی، اس کا جی نام جی ہے آلوہین آلو، آلوہین آلو، آلوتے آج সেই আগের মতো আলো নেই, واہ সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, তারার আলো, সব আলোর আলোর সব আলোর আলোকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে, মানে হ্যান্ডশেক واہ करके किडनैप करके ले गया ऐसा جی বলে। جی मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत तो समझता हूँ. और শহরে आपको सुन रहे हैं, শহরে কোনো আলো নেই। बहुत से लोग जो बंगाली पढ़ते बोलते हैं यहाँ भी हैं और बांग्लादेश में भी हैं, सब आपको सुन रहे हैं और सब महसूस कर रहे हैं. শহরে কোনো আলো নেই, রাস্তায় পথে আলো নেই, ঘরে ঘরে দালানে আলো নেই, সব জ্যোতি যেন মলিন হয়ে গেছে। মানুষের আলোহীন চোখ নিয়ে শূন্যতা বুকে ভরে আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে কি যেন খুঁজছে, কোনো वाह দীপ্তি, কোনো আলো, কোনো কিরণ, কোনো রসনাইয়ের সন্ধান যদি পাওয়া যায়। আলো তো আর আগের মতো আলো নেই, তবুও মনের গভীরে আশার জ্যোতি টিম টিম করে জ্বলছে। वाह শেষ, वाह वाह वाह, टिम टिम करो जल से. वाह भाई वाह. জ্বলছে, রাইট। अच्छा, अब आप इंग्लिश में कोई. जी बिल्कुल, ये कोरोना के ऊपर था, जी कोरोना जी कोरोना कॉनिकल, ठीक है। The solitary confinement in a room, listening to the chirping free birds outside, वाह inside the moments are in the continuous suicidal mode. This वाह. is the actually tercet, जी जी, वो जो आप लोग त्रिवेणी जिसको बोलते हैं। राइट तो राइट. Colonna Conical 2, there is no wait, nobody comes to the door. What's the use of the doorbell? Corona Conical 3, there is silence so dense, but there is some inaudible sound. Maybe it's my throbbing heart. Thank वाह you. This is वाह the वाह, 3. बहुत बहुत. भाई आप, मुझे बहुत से मैसेजेस तो इस पे नहीं आ रहे हैं, मेरे फोन पे आ रहे हैं, दुबई से, अबू धाबी से, ये मुमताज खान है यहाँ शिकागो से, ये बहुत सारे मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं. जलाल भाई, आपके लिए बड़ी फरमाइश आ रही है कि आप एक गजल सुनाएं अच्छी सी जल्दी से. फिर डॉक्टर साहब की भी तरफ से जाऊंगा कि डॉक्टर साहब भी कुछ सुनाएं. ओके, शुक्रिया. एक गजल पेश खिदमत है. इरशाद. उसकी महफिल में जो हम शेर सुनाने आए, वाह 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 वाह. उसकी महफिल में जो हम शेर सुनाने आए, वो समझता है नया जख्म दिखाने आए. वाह 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 वाह. और फिर चली तेज हवा, आई गजब की आंधी. वाह. फिर चली तेज हवा, आई गजब की आंधी. आज भी उनके न आने के बहाने आए. वाह वाह वाह. बहुत खूब. फिर चली तेज हवा, आई गजब की आंधी. आज भी उनके न आने के बहाने आए. वाह 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 वाह. अब पाक दामानी का हम पर भी हो लोगों को गुमा. वाह वाह. पाक दामानी का हम पर भी हो लोगों को गुमा. हम भी गंगा में तेरे साथ नहाने आए. बहुत खूब, वाह वाह बहुत वाह, खूब. बहुत हम अच्छा. भी बहुत गंगा बहुत में खूब. तेरे साथ नहाने आए. आज फिर आपके हाथों से निशाना चूका. आज फिर आपके हाथों से निशाना चूका. सबके सब तीर मेरे दिल के निशाने बहुत आए. खूब, वाह वाह, बहुत बहुत खूब. अच्छा. वाह 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 सबके वाह. सब तीर मेरे दिल के निशाने आए. अब किससे रखूंगा मैं अब चारागरी की उम्मीद. वाह किससे रखूंगा मैं अब चारागरी की उम्मीद. जब मसीहा दर्द बढ़ाने आए. वाह जब वाह. बहुत खूब. मसीहा भी मेरा दर्द बढ़ाने आए. और जिनको समझा था कि तकलीद को आते हैं मेरी,
जिनको समझा था कि तकलीद को आते हैं मेरी, वो मेरे नक्शे कफे पा को मिटाने वाह आए, वाह वाह बहुत वाह, खूब, बहुत बहुत अच्छा, खूब, बहुत वो बहुत मेरे नक्शे कफे पा को मिटाने आए। हम मुसाफिर थे जरा चैन तो लेने देते, वाह वाह हम वाह, मुसाफिर थे जरा चैन तो लेने देते, जिंदगी देने का एहसान जताने आए, वाह 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 वाह, जिंदगी देने का एहसान जताने आए। मक्ते का शेर है कि इरशाद। टूटी कश्ती पे हमें छोड़ दिया जिसने जलाल, टूटी कश्ती पे हमें छोड़ दिया जिसने जलाल, बीच मंझधार में हम उसको बचाने वाह आए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आपकी समातों का बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, देखिए बिलावल हैकल भाई। साहब, ये आपको क्या है? कहाँ से लोग सुन रहे हैं? सिंगापुर से इरफान करीम खान है। वो सिंगापुर में अच्छा, इस वक्त रात के पता नहीं कितने बजे हैं, मगर वो इस वक्त जाग रहे हैं, आप लोगों का प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो बहुत डॉक्टर खूब। साहब आइए आप, अब आप आइए जरा, माइक आपको देता हूं मैं, जी बताइए। कुछ आप सुनाइए। वो जो मैंने अभी तो शुरू कर दिया, लेकिन यही मैकबुक में मेरा जो तमाम आसार, मेरे जो तमाम आसार यहाँ पे ही हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं थोड़ा थोड़ा जो मैंने मुख्तलिफ जगहों में लिखा, यहाँ से मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ शेर के अंदाज इरशाद, में। इरशाद। जी, जैसा कि मैंने लिखा है एक शेर, नहीं है शायरी मेरा एक पेशा, बार नहीं नहीं है है शायरी। शायरी मेरा पेशा, बल्कि वो वाह है अभी मेरा निशा। वाह वाह, वाह अच्छा, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। तो फिर और एक है कि इरशाद। जो मेरे अंदाज में मैंने लिखा, जी जी जी, अच्छा नहीं अमीर मुल्क में गरीब हो के बसना, वाह। अच्छा नहीं अमीर मुल्क में गरीब हो के गरीब बसना, होके बसना। बल्कि बेहतर गरीब मुल्क में अमीर हो के बसना। वाह 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 वाह, वाह। बहुत अच्छा। और एक है जी कि जी, तलाश की तेरा वजूद कितने शहर के अंदर, तलाश की तेरा वजूद कितने शहर के अंदर, आखिर पाया तेरा शोर मेरे दिल के अंदर। वाह वाह, फिर बहुत अच्छा। हो अगर बहुत मेरे खूब। सीने की आग तेरा जलाना, हो अगर मेरे सीने की आग तेरा जलाना, बहुत हो खूब। जिम्मा राख होने से पहले तेरा बुझाना। वाह 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 वाह। वाह, बहुत अच्छा। तहरीर मेरी मुख्तसर, तहरीर मेरी मुख्तसर मगर जामे, तकरीर मेरी मुंतशिर मगर माने। वाह वाह, वाह क्या शेर वाह है वाह, जलाल बहुत भाई, खूब। जी बहुत बहुत अच्छा, खूब, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। और एक है, बंगला है तहरीक की जबान, मुखालिफ की जबान उर्दू, बंगला है तहरीक की जबान, मुखालिफ की जबान उर्दू, बंगला आलमी मदरी जबान, मोहब्बत की जबान उर्दू। वाह 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 वाह, दोबारा बहुत पढ़िएगा खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, इसको दोबारा पढ़िएगा, बहुत अच्छा शेर है, और बहुत ये अच्छा, पैगाम है, मैसेज है। बहुत खूब। बंगला है तहरीक की जबान, मुखालिफ की जबान उर्दू, बंगला है तहरीक की जबान, मुखालिफ की जबान उर्दू, बंगला आलमी मदरी जबान, मोहब्बत की जबान उर्दू। वाह 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 वाह, वाह, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत फिर बहुत। बंगला शायर आलमी टैगोर, मुतासिर की जबान उर्दू, या बंगला शायर, बंगला के शायर आलमी टैगोर, कुल तर्जुमा की जबान उर्दू। यानी वाह, मैंने बहुत ये खूब। सुना है कि जामिया मिल्ली में जी टैगोर जी, की जितनी तहरीरें हैं सब उन्होंने उर्दू में मुंतकिल करेंगे। इसके लिए एक प्रोजेक्ट मिला उन यूनिवर्सिटी को जो 80 करोड़ के, तो इसलिए मैंने लिखा, जी बांग्ला जी जी, के शायर आलमी टैगोर, कुल तर्जुमा की जबान उर्दू, बांग्ला जो है, नहीं वो जरा थोड़ा सा यहाँ पे तब्दील हो गई। फिर कोई बात। दूसरी शेर, बांग्ला के शायर बागी नजरुल, इसमें भी थोड़ा सा मसला बना, क्योंकि मैंने इसको करेक्ट करके इसी मैकबुक में मैंने लिखा
थोड़ा सा मसला है यहाँ पे। कोई बात नहीं, मैं असल में कोई बात नहीं। एक मुझे बड़े फरमाइश आई है अपने अहबाब की तरफ से, अभी नहीं पहले से, कि मैं जब ये सिलसिला मैंने शुरू किया है कि सैटरडे को मैं करता हूँ करंट सिचुएशन पे दुनिया के, और उसमें साउथ ईस्ट एशिया भी है, और वेंसडे को मैं ये अदबी या दूसरे और जो क्रिएशन है उस पर प्रोग्राम करता हूँ। मुझसे कहा गया है कि एक दिन आप मुशायरे भी कीजिए जिसमें हर मुल्क का अलग अलग करें और उसमें हम लोग सुने सबको। तो इंशाल्लाह बांग्लादेश के शोरा का भी एक मुशायरा भी हम रखेंगे इसमें किसी दिन प्रोग्राम बना के, तो आपको सुनेंगे। आपसे अब एक सवाल भी है कि ढाका यूनिवर्सिटी में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुआ करती है, और इसी साल जनवरी में भी ये मुनक़द हुई थी, जिसपे मैंने एक मजमून भी लिखा था जब मैंने वहाँ के बारे में पढ़ा कि ऐसा वहाँ पे हुआ है, और मुझे बहुत हैरत भी हुई कि ढाका यूनिवर्सिटी में और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है। तो उसमें बहुत सारे मेरे अहबाब ने भी शिरकत की, जो कि जर्मनी से सरवर गजाली भी गए, और भारत से भी, और कतर से भी, और दुबई से भी। ये इत्तेफाक है कि हमारे अमेरिका से हर कोई महरूम रहा, नहीं जा सका, लेकिन हम रिश्ता कायम नहीं कर सका। नहीं, मुझे ठीक है, कोई ऐसी, ये तो ऐसी मजाक की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप इसके बारे में बताइए कि ये बैनुल अक़वामी जो कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें हैकल हाशमी भी तशरीफ रखते थे, जलाल भाई तो ने उसमें शिरकत भी की, बाकायदा एक शायर और एक अदीब की हैसियत से। तो इसका थीम क्या है, और ये आप लोग हर साल करते हैं या क्या है इसका थीम? यानी बैनुल अक़वामी जो कॉन्फ्रेंस की बारे में जो बात करनी है वो ये है कि हम हमारे यहाँ पे शोबाई उर्दू में जो चेयरमैन होते हैं ना, वो तो 3 साल बाद एक चेयरमैन आते हैं। तो हमने ये शोबा की तरफ से फैसला किया कि हर एक चेयरमैन के दौर में एक कॉन्फ्रेंस होगी, इसीलिए तो हर 3 साल के बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है। और हम ऐसा किया कि कॉन्फ्रेंस 2 दिन के लिए करते हैं, और उसके अंदर एक दिन के आखिर में हम एक मुशायरा का इंतजाम भी करते हैं। तो इसी सिलसिले में जलाल भाई चौके हैं, वो हमारे इस मुशायरा में शिरकत किए थे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इस साल वो जनवरी के 28 और 29 तारीख 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो इन कॉन्फ्रेंस में हम बांग्लादेश के सिवा बाहर के 10 ममालिक से दानिश्वर और अदीब और शुअरा को बुलाए हैं, जहां इंडिया, कतर, मिस्र, जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा वगैरह ममालिक से आए थे। तो बांग्लादेश में चूंकि शोबाए उर्दू ढाका यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, तो यहाँ बाहर से कुल 18 शख्सियत आए थे, और ढाका और राजशाही यूनिवर्सिटी कुल मिला के हम 40 शख्सियत थे, अफराद थे जो इस कॉन्फ्रेंस में मकाला पढ़ा। और वो जो बांग्लादेश के जितनी जगहों में शुअरा हैं उनको भी बुलाया था, जैसा कि ढाका से, चिटागांग से, सैयदपुर से, वहां से भी शुरका आए थे। हम चाहते हैं कि हम ढाका यूनिवर्सिटी के जो उस्ताद और यहाँ के जो तलबा हैं सबकी जबान बांग्ला है, हम उर्दू वालों से इनको तारुफ करवाने के लिए इसकी का एक कॉन्फ्रेंस या मुशायरा का इंतजाम हम करते हैं, ताकि जो जलाल भाई है, हैकल हाशमी साहिब है, इस किस्म के लोगों से पता चलता है हमारे तौलबे इल्म को कि उर्दू सिर्फ शोबा की नहीं, बाहर के लोग भी उर्दू जानते हैं, और आलमी सतह पर जो लोग उर्दू में काम करते हैं इनसे हमारे तलबा का एक कनेक्शन होता है, इनसे एक रिश्ता मजबूत हो जाता है, ताकि वो जॉब के सिलसिले में जिस किसी से भी रिश्ता चाहे वो बना सके, और अपनी रिज़्क के लिए भी जहां भी चाहे आपके मानिंद के वो शिकागो में भी जा सकते हैं। इसीलिए अगर आपसे मेरा रिश्ता पहले ही बनता, आपको भी मैं दावत देता, ताकि हमारे तौलबे इल्म का रिश्ता आपसे भी बन जाते और उनको शिकागो जाने का एक मौका भी हासिल हो जाए। इसीलिए हमने तौलबे इल्म की हौसला अफजाई के लिए इस किस्म का इंतजाम हम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तफसील बताने का। और इसमें एक बात है कि मैं अगर वहाँ आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मेरी खिदमत हाजिर हैं
جب کبھی بھی آپ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو بھیجیں گے تو ہم اس کا اہتمام بھی یہاں کریں گے، سیمینارز کا، مذاکروں کا، دوسری چیزوں کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بنگلہ دیش میں اردو کس طرح پروان چڑھ رہی ہے. اور ویسے تو آپ نے لسٹ میں سے میرا نام ویسے ہی نکال دیا، اس لیے کہ نہ میں شاعر ہوں، نہ میں دانشور ہوں، نہ میں ادیب ہوں. نہیں، جو بھی آپ تو شاعر ضرور ہیں. جو اردو جانتے ہیں ان کے منہ سے کوئی نہ کوئی 2-4 شعر آ جاتے ہیں. میں کسی کے تو سنا سکتا ہوں، اپنے نہیں. وہی ہمارے لیے کافی ہے. ہیکل صاحب، آپ سے میں تھوڑا سا اب وقت کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے. آج یہ پہلا پروگرام ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ اتنا ہٹ پروگرام ابھی تک میں نے 2 مہینے میں نہیں کیا، کہ آج لوگ یہاں سے ہٹ نہیں رہے اور لوگ سن رہے ہیں آپ کو. لیکن میں ان کو زیادہ بودر نہیں کروں گا. آپ کو بھی، آپ کا بھی رات زیادہ ہو رہی ہے. تو میں صرف ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ اب اس وقت نوشاد نوری صاحب نہیں موجود ہیں دنیا میں، مگر ایک بہت بڑے شاعر تھے جلال بھائی کہ میں نے دیکھا ہے ان کی کتاب میں ان کا دیباچہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے اور بہت خوب لکھا ہے انہوں نے. نثر نگاری بھی ان کی بہت پسند آئی پڑھ کے جلال بھائی کی کتاب میں. اور وہ شاعر بھی تھے اردو کے، ایک مفکر بھی تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اردو شاعر اور اردو ادیب ہونے کے باوجود انہوں نے بنگلہ زبان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. ان کا نام، ان کی جو خدمات ہیں بنگلہ زبان کے لیے کی تحریک میں، ان کو بھلایا نہیں جا سکتا، فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے ایک ایسے آدمی کا جو کہ اردو میں شاعری کرتا تھا، اردو میں کتابیں لکھتا تھا، اور اس نے بنگلہ زبان کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ ریپرزنٹیشن، یہ پریزنٹیشن ہے ایک اس کمیونٹی کی طرف سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بنگلہ سے دور رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسے بے شمار نام ہیں. حسن سعید مرحوم اس تحریک میں ان کے ساتھ ساتھ بہت آگے تھے. وہ میرے دوست خالد سعید کے بڑے بھائی بھی تھے. تو ہیکل صاحب، آپ تھوڑا سا نوشاد نوری صاحب کے بارے میں بھی بتائیے ہم لوگوں کو. نوشاد نوری صاحب کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. جلال بھائی کے ساتھ ان کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے. جلال بھائی کے ماموں سہیل عظیم آبادی، ان سے ابا کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے. وہ دونوں کافی قریبی تھے. تو بہرحال میں نے ہمیشہ دیکھا اپنے والد کو کہ انہوں نے ہمیشہ جس کو بولا جاتا ہے ڈاؤن ٹروڈن، ان لوگوں کا ساتھ دیا. تو جب بنگالیوں کے اوپر اردو امپوز کرنے کی بات ہوئی، کیونکہ یہ میجورٹی میں تھے اور بنگلہ زبان ہونی چاہیے تھی ایز اے میٹر آف فیکٹ، مگر اس کی جگہ جب کہا گیا کہ اردو ول بی دا اونلی اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان، تو یہ باتیں تو بنگالیوں کو ہضم نہیں ہوئی. کچھ لوگوں کو جو کہ بنگالی نہیں تھے ان کو بھی ہضم نہیں ہوئی. تو ابا نے 1952 میں ہی ایک نظم لکھی تھی جس کا نام تھا موہن جدارو. جس میں انہوں نے کہا موہن جدارو لکھا. تو اس کے بعد پھر 1971 میں جب یہ موومنٹ بنگالیوں کی ایسپریشن، ان کا انسپائریشن، ان کا جو یہ تھا، اس پہ جب کام ہوا تو انہوں نے ہمیشہ بنگلہ دیشی میجورٹی لوگوں کا ہی ساتھ دیا. اور جنگ آزادی میں بھی انہوں نے حصہ لیا. بہت سی انہوں نے نظمیں لکھی، حتیٰ کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ان کے کافی اچھے تعلقات تھے. تو اس کی شہادت پہ بھی انہوں نے نظم لکھی، جو کہ آج بنگلہ دیش کے بہت ہی مشہور مفکر ہیں مفید الحق. انہوں نے یہ کہا کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کے اوپر پہلی نظم لکھی گئی تھی عربی میں، دوسری نظم لکھی گئی تھی اردو میں، اور اس کے بعد باقی بنگلہ میں، تیسری، چوتھی، پانچویں کچھ بھی تھی. تو اس کے معنی کہ 1975 میں 16 اگست کو ہی 15 اگست کو شیخ مجیب الرحمان شہید ہوئے، تو اس کے دوسرے دن ہی ابا نے وہ نظم لکھی تھی. تو یہ ہے. تو میں نے ہمیشہ دیکھا ان کو کہ ہی واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. بہت ہی اس میں ایک ان کا قصہ سناتے ہیں کہ
मैंने आपको उनको जाना था, मैंने उनके इलाज के लिए मैं ले जा रहा था उनको कलकत्ता। तो उन्होंने जाने से पहले मुझसे कहा कि बेटा मेरा यहाँ कुछ लाइबिलिटी है। तो मैं तो कुछ मैंने ये हुआ कि मैंने कितना लाइबिलिटी है, किससे कितना पैसा लिया है, ये क्या मालूम। बहरहाल उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है अब आप बताइए कितना पैसा है। तो उन्होंने कहा कि वो बाजार में आम वाला है, वो हमसे 350 रुपये उसको मिलता है, तो 350 रुपये तुम शमीम जमानवी को दे देना, वो जाकर के उनको दे आएंगे। तो ये हालत है कि एक आदमी 75 साल की उम्र है और वो सिर्फ उनका पूरा लाइबिलिटी है वो 250 रुपया, जबकि हमारे उस जमाने में मैंने हाउस बिल्डिंग लोन था तो वो ये लोन था वो लोन था। तो डेट वाज ए मैंने ग्रेट थिंग। उसके अलावा आपके जैसे मैंने एक दफ़ा उन्होंने हमसे कहा कि बेटा मुझे कुछ वो बनियाइन की ज़रूरत है, तो मैंने उनको 6 बनियाइन ला दी। अब उनकी मैंने हालत देखने के काबिल थी कि इतना बनियाइन लेके मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उनको देखा है कि उनके पास 2 सेट कपड़ा होता था, एक लॉन्ड्री में जाता था और एक वो पहनते थे। वो लॉन्ड्री से जब आता था ये कपड़ा लॉन्ड्री में जाता था। ये तो बाज़ लोग हम लोग से पूछते हैं कि भाई तुम लोग के अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसकी वजह क्या है। मैंने कहा मेरे अब्बा जान ने तर्का में 2 किताबें छोड़ी हैं जो कि हम लोगों ने हाफ हाफ करके ले ली है, इसलिए हम लोगों को झगड़ा ही नहीं होता है। बहुत बहुत अच्छी बात। अब ये कि देखिए बहुत सारी बातें हैं, उससे बातों से बातें निकल सकती हैं। अब उर्दू बंगला ज़बान की तहरीक, आज़ादी की जद्दोजहद, और उसमें मेरा आपसे और बहुत से लोगों से मुख्तलिफ ख्याल हो सकता है। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मगर ये कि ये आज का प्रोग्राम उस पर मुश्तमिल नहीं है, और ये मेरा एक अलग शोबा है कि मैं सियासत पे, मैंने तारीख़ भी पढ़ी है, मैं सियासत भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और वही मेरा मज़मून है। और अभी मेरे एक दोस्त हैं मुमताज़ खान साहब, वो मुझसे फरमाइश कर रहे हैं कि आप अपनी किताब के बारे में बता दीजिए। तो किताब के बारे में ज़्यादा मैं अगर बताऊँगा खान साहब तो उसका सस्पेंस बरकरार नहीं रहेगा। हाँ, ये कि उस किताब का नाम है वो रफ़ाक़तें वो हिकायतें। तो मैं अपनी ज़िंदगी में जितने शख्सियात से मिला हूँ और उनसे मिलता रहा हूँ, उसमें अदीब भी हैं, शायर भी हैं, सियासतदान भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, उनका तज़किरा मैंने किया है, उनकी किताबों का तज़किरा किया है, उनसे मुलाकातों का तज़किरा किया है। और मेरी जो इंसानी तहरीक जिससे मैं वाबिस्ता रहा हूँ आज से 47 साल 45 साल से, उसमें जिन लोगों ने मेरे साथ साथ जद्दोजहद की है उनका भी मैंने जिक्र किया है। तो हिकायतें उस हिसाब से, तो इंशाल्लाह अगले महीने तक वो मेरा ख्याल है वो किताब छप जाएगी, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो अब वो दौर तो नहीं रहा कि जिसमें किताब की लॉन्चिंग होती थी, तारुफ़ी तकरीब बात होती थी, लेकिन हाँ बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आप तमाम लोगों तक वो किताब पहुँच जाए। तो दुआ कीजिए कि इसकी कबूलियत हो। उस किताब के माने ये बुक भी होने से काफ़ी अच्छा होता, तब नहीं हम लोग ज़रूर, अमेज़न से खरीद लेते। नहीं हाँ, अमेज़न पे भी रखेंगे और आप लोगों को भिजवाएंगे भी इंशाल्लाह वहाँ पे। तो ये एक फरहत अजीम साहबा हैं, ये कराची की सर सैयद कॉलेज की प्रिंसिपल भी रही हैं और आजकल यहाँ शिकागो में हैं, शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं। तो ये भी आपका प्रोग्राम देख रही हैं। तो अब ये वक्त चूंकि बहुत कम रह गया है, लेकिन एक फरमाइश मेरे पास आ रही है फ़ोन पे मुसलसल जलाल भाई से कि मैं हालांकि उस मौजू पे आखिर में अपने शुरका से भी कहना भी चाह रहा था कि क्या कभी आपका इंटरेक्शन होता है उन कैंपों में जहाँ के लोग रहते हैं, कि वहाँ आप जाएं और उनसे पूछें कि क्या हाल है यारान वतन। तो जलाल भाई की एक नज़्म है, जब यहाँ अमेरिका में आए थे तो उन्होंने यहाँ मुशायरों में एक आध दो जगह पढ़ा था और बहुत पजीराई हुई थी। तो अक्सर लोग मुझसे फ़ोन पे कह रहे हैं कि उनसे वो नज़्म सुन ली जाए। तो आखिर में हम उनसे नज़्म सुनेंगे और आप तीनों से 2-2 सेकंड के मैं कमेंट्स लूँगा और उसके बाद इस बेहतरीन महफ़िल को बर्खास्त करूँगा। जी, मैं
वो नज़्म सुना रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ कैंप से है कि वो सहते सहते अलम जहाँ के चला गया इस जहाँ से एक दिन, वो सहते सहते अलम जहाँ के चला गया इस जहाँ से एक दिन, मगर है अपनों को फिक्र लाहक, कफन के पैसे कहाँ से लाएं, हैं साथ माँ बाप। ये 8 फुट बाई 8 फुट का घर जो मिला है इन कैंप नशीनों को, जी जी उसके मुतालिक मैंने ये शेर कहा कि हैं साथ माँ बाप, भाई बहनें और बीवी भी और एक बच्चा, है छोटा सा घर जगह नहीं है, किसे जगाएं किसे सुलाएं। अब बरस 50 गुजर चुके हैं, न पाई ताबीर ख्वाब अब तक, न देखेंगे और ख्वाब कोई, हम अपना दुखड़ा किसे सुनाएं। वाह और कभी थी पहचान डॉक्टर थे, कभी मुदर्रिस थे कॉलेजों के, अब मुफलिसी में गुजर बसर है, हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं। वाह अब घरों में फाकों से और मरद से सिसकते रहते हैं बच्चे बूढ़े, कटेंगे कब दिन मुसीबतों के, जो हमसे पूछो तो क्या बताएं। अब फटे पुराने में काटते हैं, खुशी के 2 दिन भी रोते रोते, कहाँ मुकद्दर में है हमारे, खुशी के नगमों को गुनगुनाएं। वाह अब बेपर्दगी में है माएँ बहनें, जो कल तलक थी हया की पैकर, मेरी गुजारिश है होशमंदो, वो कैंप आकर के देख जाएं। जवान बेटी के बाप माँ को ये फिक्र अंदर से खा रहा है, वो बेटियों को करेंगे रुखसत, जहेज लेकिन कहाँ से लाएं। वाह वाह और ये बहुत सारे फैमिली ऐसी है जिसके बेटे वहाँ पाकिस्तान में हैं, माँ जी यहाँ है, बाप यहाँ हैं, इसकी हालत में ज़ईफ़ हो गए हैं। तो डिवाइडेड फैमिली को इस तरह बयान किया मैंने कि ज़ईफ़ आंखें तरस रही हैं कि बेटी बेटों को देख पाते, ज़ईफ़ आंखें तरस रही हैं कि बेटी बेटों को देख पाते, जो मुल्क टूटा तो रिश्ते टूटे, कहीं है बेटे कहीं है माएँ। और मक्ते का शेर है कि रुलाती है मुझको खून के आंसू, जो देखता हूँ मैं उनकी हालत, जलाल की हैं ये इल्तिजाएं, इन्हें बचाएं इन्हें बचाएं। तो वाह ये कैंप नशीनों के हालात ज़ार को मैंने इस तरह से बयान किया है, मुमकिन है कि आपको पसंद आए। जी बहुत शुक्रिया जलाल भाई। आपने वहाँ के लोग तो खैर वाकिफ़ ही हैं, आप सब लोग तो वहाँ रहते ही हैं उनके दरमियान में। ये बहुत अच्छी नज़्म यहाँ के लोगों के लिए है कि अपने जो लोग हैं मफलूकुल हाल, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, किसी और मुल्क में हो, उनके लिए ज़रूर इनको सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए और करते भी हैं। और मैं हमेशा मेरी ये रवायत रही है, जब से मैं ये प्रोग्राम दोस्तों के प्रोग्राम है, दोस्तों की महफ़िल है, उसमें मैं ये एक 30 सेकंड्स का एक वीडियो दिखाता हूँ और वो अपने सुनने वालों के लिए है, शुरका के लिए नहीं है। आप तो खैर जानते ही हैं। और उसको दिखाने के बाद मैं आप तीनों से 2-2 सेकंड के तासुरात लूँगा इस प्रोग्राम के बारे में, और जो पैगाम आप देना चाहें हमारे सुनने वालों, देखने वालों को जो अभी मौजूद हैं और जो बाद में भी अभी बेतहाशा देखेंगे। तो ये आप पहले एक 30 सेकंड का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपके पैगामात की तरफ चलते हैं। 1971 की पाक भारत जंग के नतीजे में साबिक मशरकी पाकिस्तान में लाखों बेगुनाह लोग मारे गए। बच जाने वालों में तकरीबन 2.5 लाख इंसान आज भी बांग्लादेश के कैंपों में बेयारो मददगार जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको ना रिहायशी सहूलियात मुयस्सर हैं, ना रोजगार है, ना तालीमी या तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हैं। फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन हरमा नसीब महसूरीन की सेहत, तालीम और माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम पर काम कर रही है। अपनी ज़कात और सदकात से इन मजलूमों की मदद कीजिए। अपने चेक फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी को इस पते पर अरसाल कीजिए। एक बात मैं रिकॉर्ड के तौर पे कह दूं कि ये जो कुछ मैंने दिखाया है या जो मैंने कहा है, ये इसका हमारे मेहमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज का प्रोग्राम कतई तौर पर, मुकम्मल तौर पर ये अदबी है
اور اردو کے حوالے سے ہے. تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں ڈاکٹر محمود الاسلام صاحب سے کہ آپ اپنا کوئی پیغام ہو سننے والوں کو یا مزید جو سنیں گے ان کے لیے تو پلیز مختصراً بتائیے. جی، میری امید یہی ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے ذریعہ میں اپنی جو بات ہے وہ بولنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں شعبہ اردو جو ڈھاکہ یونیورسٹی اور راجشاہی یونیورسٹی میں ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 52 اور 71 کے حادثہ کے بعد بنگلہ دیش کی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں شعبہ اردو کا کیا ہو سکتا ہے. لیکن آج سے سب کو پتہ چل گیا کہ جو بھی ہو، اس کے باوجود اردو ابھی بھی بنگلہ دیش میں زندہ ہے اور اس کو زندہ رکھنے والے بنگالی ہی ہیں. اسی وجہ سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ بالکل اردو جو ایک زبان ہے اس کو ہم دل میں قبول کیا اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بنگالی کوشاں ہیں. یہی بہت ہے میری امید کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے جو طالب علم ہیں وہ اردو سے مت گھبرائیے اور اردو کو سینے میں لے کر آگے چلتے رہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت آپ نے خوش کر دیا. جلال بھائی آپ کوئی پیغام دیجئے. میں مبارکباد دیتا ہوں بنگالیوں کو جنہوں نے ان کی زبان نہیں ہونے کے باوجود بھی اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے اور بہت فراخ دل ہیں بنگالی یہاں کے. میں ان کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ اس ملک کو ترقی دے اور یہاں کے لوگوں کو آپس میں زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کا موقع دے. آمین. جناب ہیکل ہاشمی صاحب. نہیں، اردو لوگوں کو پڑھنی چاہیے، لوگوں کو سیکھنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ تو آپ کے ایک مانے ہم لوگ جب باہر سفر کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش کا بارڈر کراس کرنے کے بعد آپ انڈیا کلکتہ میں جانے کے بعد ہی سے تو آپ اردو بولتے بولتے یو ایس اے تک پہنچ جائیے. پورا مڈل ایسٹ اردو بولتا ہے، سعودی عرب میں آپ اردو بولتے ہیں، قطر اور بحرین میں اردو بولتے ہیں. تو دس از اے مانے یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے، تو مانے ضرور لوگوں کو سیکھنی چاہیے. اور ڈھاکہ یونیورسٹی، میرا یونیورسٹی، اس کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے. ڈاکٹر محمود اسلام کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ. میں ختم کرنے سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پروگرام میں جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، اور میں نے پروگرام اس لیے شروع کیا کہ میں کرونا وائرس کے تحت میں آئسولیشن میں آ گیا، گھر میں کوئی 3 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں. اور اب حالانکہ یہاں پہ ری اوپن ہو چکا ہے سب کچھ، مگر میرے بچے مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یو آر آن ہائی رسک. تو کبھی مجھے فارمیسی کے بہانے بھی میں اگر جانا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی دوائی لانی ہے تو وہ کہتے ہیں کون سی دوائی چاہیے آپ بتا دیجئے اور ہم ڈیلیوری کرا دیں گے. تو ہم نے سوچا کہ کیا کریں بیٹھے بیٹھے، تو مجھے دوستوں نے احباب نے بتایا کہ تم یہ کام کرو کہ لوگوں سے ایک دوسرے کو ملواؤ. تو ہر پروگرام میں سب سے پہلے میں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے جو اپڈیٹس ہیں وہ بتاتا ہوں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو. اس کے بعد میں پروگرام شروع کرتا ہوں. لیکن آج میں نے یہ روایت توڑ دی. میں نے کہا اس میں کم سے کم 2-4 منٹ لگ جاتے ہیں، مگر آج کے جو تینوں مہمان ہیں وہ اتنے اہم تھے کہ میں نے کہا کہ کورونا سے ہٹ کے تھوڑی سی باتیں کرو تاکہ لوگ جو ہے نا وہ وحشتوں سے نکلیں اور ایک اچھا ماحول ہو، ادب کا ماحول ہو، شاعری کا ماحول ہو، نئی نئی معلومات ہوں. تو آج محمود الاسلام صاحب، جلال صاحب اور ہیکل ہاشمی صاحب نے ہمارے علم میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے. دوسرے یہ کہ مجھے بہت سے پیغامات کل سے آ رہے ہیں. کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پروگرام کا وقت آدھا گھنٹہ رکھیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ کر دیجیے. تو میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ تجویز بھیجیے، میں اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا.
اور لیکن آج میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام سننے والوں کا کہ جن کی وجہ سے ہم نے پورے 1.5 گھنٹے یہ پروگرام کیا ہے، اور یہ شاید ریکارڈ پروگرام ہوگا اب تک کی تاریخ میں. تو میں اسی کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ جو لوگ بھی اس پینڈیمک کا شکار ہیں اور اپنی صحت یابی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت یابی عطا کرے. جو لوگ متاثر ہیں آمین ان کو صحت یابی عطا کرے. آمین. جو لوگ اس دنیا سے گزر آمین. چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو اعلیٰ درجہ نصیب کرے. اور جو لوگ اب تک اس سے محفوظ ہیں اور دنیا بھر میں دنیا انسانیت، مسلم غیر مسلم، کالا گورا کوئی بھی ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ رکھے. محفوظ رکھے. آمین. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ.